जय हिंद। काशी मंथन में सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्रोफेसर केसरी साहब को शुक्रगुजार, डॉक्टर राय एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर मैन एंड आप जितने भी उपस्थित हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए। और मुझे बताया गया है कि खासकर मैं आपको बताऊं कि सियाचिन के ऊपर क्या हुआ। मेरे को पूछे थे कि आप प्रेजेंटेशन पेन ड्राइव में लाए या नहीं लाए। मैं कहा मैं पेन ड्राइव में नहीं लाया, कोई प्रेजेंटेशन नहीं लाया। पर मेरे बातचीत के बाद अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो, कोई भी, चाहे अग्निपथ हो, अग्निवीर हो, चाहे फौज में क्या होता है क्या होएगा, जो भी मेरी काबिलियत है मैं आप लोगों को खुले दिल से और साफ शब्दों में बता दूंगा। बाकी आपने सोचना है और आपने करना है। मैं 1984 में सियाचिन पे जरूर गया। ये जो इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसके लायक नहीं हूं, क्योंकि फौज के अंदर जो कुछ भी करते हैं हम सब मिल करके करते हैं। मेरे सीनियर्स जिन्होंने ये सोचा, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे जेसीओज और जवान जिन्होंने इस पूरे जो ऑपरेशन है उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये कहना कि कुलकर्णी ने कुछ किया ये गलत होगा, बिकॉज कोई भी आदमी फौज के अंदर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि इस बात को हर इंसान ने समझना चाहिए कि इट्स अ ग्रुप वर्क एंड ग्रुप अलोन कैन डू इट। जैसे एक उंगली है कुछ नहीं कर सकती, मुट्ठी सब कुछ कर सकती है। एंड टीम इज टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर। तो ये मद्देनजर रखते हुए मैं 1977 में फौज में आया। मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएट किया। उस वक्त मेरे साथ काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे लोग कॉलेज के अंदर थे। और उस दौरान मेरे इमीडिएट सीनियर हुआ करते थे अरुण जेटली जी, और मेरे साथ जो रहे उनमें से कई लोगों ने बहुत ऊंचा नाम कमाया। एक अभी रिटायर हुए जस्टिस रोहिंटन नारिमन, एक इंडिया टीवी के चलाते हैं रजत शर्मा, और कई ऐसे लोग जो साथ रहे। और एक तो फिल्म इंडस्ट्री में जाके गुलशन ग्रोवर बन गया। तो तरह तरह के लोग, तरह तरह के मित्र हमें हमारे जर्नी में मिले। और आज जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गेस्ट रूम से यहाँ आ रहा था और जब मैंने आप लोगों का कैंपस देखा, मुझे लगता है अगर मैं दोबारा जन्म लूँ तो भी नहीं इसको ग्रहण कर पाऊंगा। यू ऑल आर वेरी लकी that you are being given the finest facilities, some of the finest departments, some of the finest professors, and आप लोगों को ये जो मौका मिल रहा है इसको पकड़ना। और बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आप खुद पाएंगे कि जो कंपनी है, जिस ग्रुप में आप रहते हैं, आपके दोस्त जैसे भी, वो आपके ऊपर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं और वो आपको उस मकाम पर जाके पहुंचाएंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते। तो 1977 में मैंने जब कमीशन लिया, तो उसके बाद कोर्स करने के बाद मैं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है गुलमर्ग में और सोनमर्ग में, वहाँ गया। तो वहाँ के जो कमांडेंट होते थे कर्नल कुमार करके, उनको बुल कुमार कहते हैं, उनका स्वर्गवास अभी
एक साल पहले हुआ, बहुत बढ़िया माउंटेनियर जिनका पूरा वक्त माउंटेनियरिंग में गया और जिस प्रकार से वो काम करते थे। तो उन्हें एक उनके दोस्त थे और जर्मन थे, तो उन्होंने कहा कि आप पिछली बार जब हम राफ्टिंग किए, इस बार मैं काराकोरम में कोई पहाड़ चढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा पहाड़, कौन सा पहाड़ चढ़ रहे? तो उन्होंने नक्शे पे बताया कि ये वाला पहाड़ वो चढ़ रहे हैं। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोस्त मेरा जर्मन है, पहाड़ तो हिंदुस्तान का है, तो वो पाकिस्तान से चढ़ रहा है। तो उसने जब देखा, उन्होंने उस अपने दोस्त को कहा कि ये नक्शा मुझे दे दो, या आपको नक्शा किसने दिया? तो नहीं माना। तो उस वक्त उन्होंने उनको 500 रुपये दिए और वो नक्शा उनसे लिया और उन्होंने आकर के आर्मी हेडक्वार्टर में बताया कि ये जो मेरा दोस्त है, ये तो पहाड़ चढ़ रहा है, मुझे बोल रहा है पहाड़ जो मैं देख रहा हूँ ये तो हिंदुस्तान में है, पर ये पाकिस्तान से चढ़ रहा है, ये कैसे हो गया? तो सब जितने सीनियर अफसर्स थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कर्नल साहब जो कह रहे हैं इसमें कुछ तो सच्चाई है, तो पता करते क्या हो रहा है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने, उसके बाद तुरंत कश्मीर के ऊपर लड़ाई शुरू हुई, और जब लड़ाई शुरू हुई उसके बाद 1 जनवरी 1949 को जब सीज फायर हुआ, उसके बाद जब नक्शों के ऊपर देखा गया, कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया, कुछ हमारे पास रहा और कुछ पार्ट चीन में गया हो। तो एक पॉइंट है, पॉइंट NJ9842, और जो नक्शे का डिलिनेशन हुआ सीज फायर लाइन में, तो पॉइंट NJ9842 पे खत्म हुआ। उसके बाद उस पर लिखा गया, क्योंकि बहुत ही दुर्गम इलाका था, तो उसको कहा देंस नॉर्थवर्ड्स टू द ग्लेशियर, यानी कि ये पॉइंट यहाँ तक NJ9842 एंड देंस नॉर्थवर्ड्स टू द ग्लेशियर करके छोड़ दिया। उसके बाद कई सालों तक कुछ नहीं हुआ। अमेरिका और पाकिस्तान काफी उस वक्त दोस्त हुआ करते थे, और पाकिस्तान सीटो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नाटो है, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान सदस्य होता था, और भारत जो है वो किसी ग्रुप में ना शामिल होने के कारण अपने आप को आज भी और तब भी नॉन अलाइन कहता था, हम किसी ग्रुप में नहीं हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों देश काफी करीब थे, तो उस वक्त जो उनके कार्टोग्राफर थे अमेरिका में, उन्होंने नक्शे को देखा और बार बार भारत अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा था कि आप इस बात को तय करें कि आप नक्शा बनाते हैं, आप पूरे विश्व भर में आपके नक्शों का भेजे जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन वो जो अमेरिकन कार्टोग्राफर था जो नक्शे बनाते हैं, उसने NJ9842 से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और वो लाइन ज्वाइन करती थी काराकोरम पास। अब काराकोरम पास जो है वो चीन मानता है कि वो एक ऐसी पॉइंट है जिसके एक तरफ चीन और दूसरी तरफ भारत, और क्योंकि इस कार्टोग्राफर ने लाइन ज्वाइन कर दी NJ9842 से काराकोरम पास, और हम लोगों का सीज फायर एग्रीमेंट में लिखा था, कराची एग्रीमेंट, NJ9842 देंस नॉर्थवर्ड्स टू द ग्लेशियर, यानी कि NJ9842 अगर इधर है देंस नॉर्थवर्ड्स, और अमेरिका ने लाइन ड्रॉ कर दी काराकोरम पास। तो ये जो बीच वाला इलाका है, इसमें दो घाटियां या एक घाटी, एक बड़ा ग्लेशियर आता है जिसे बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर को लग करके एक बहुत बड़ी घाटी है जिसे बोलते हैं शख्सगम वैली, और वो शख्सगम वैली जो है वो पाकिस्तान में चीन को 1963 में तोहफे में दे दी। वो तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, और उस शख्सगम घाटी से एक पॉइंट है और जगह है जिसे बोलते हैं खुंजरा पास, और उस खुंजरा पास से
चीन चाहता था कि एक सड़क बनाई जाए जिसे बोलते हैं काराकोरम हाईवे, और अब जो है वो काराकोरम हाईवे को मिलाया गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जिसमें चीन ने तकरीबन 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि चीन सोचता है कि उसको हिंद महासागर में अगर आना है तो इस रास्ते के द्वारा ग्वादार पोर्ट जो बलूचिस्तान के प्रांत में है वो हिंद महासागर में आ सकता है। तो वो उनकी जो मंशा थी वो 1963 और 1962 में, क्योंकि भारत और चीन के युद्ध में भारत हार गया और उस हार से पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता था, और इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि चीन के साथ किसी तरीके से अपना बॉर्डर सेटल किया जाए, क्योंकि चीन ने पूरे विश्व उसके 14 देश हैं उन सब के साथ अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है सेटल किया, सिवाय 2 देशों के साथ, हिंदुस्तान और भूटान। इन 2 देशों के साथ आज तक उसने अपना बॉर्डर सेटल नहीं किया और ना ही करेगा। और उस चीज को देखते हुए चीन के जो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौ एन-लाई, जिनका नाम आप लोगों ने सुना, उन्होंने अयूब खान को एक तरीके से कहा कि आप और हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो सब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे खाते हैं, एक जैसे बोलते हैं, बातचीत आपकी कब ऐसी है, पर आपका देश बहुत छोटा है, आप भारत के बरकरार खड़े नहीं हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप में काबिलियत बहुत है, आप भारत के अंदर दहशतगर्द काम कर सकते हैं, और आप क्योंकि आपको वैसे भी भारत पसंद नहीं है और आप इस तरह के टेररिज्म आप करें भारत के अंदर। मैं ये बात कर रहा हूँ 1962-63 की, और उसको मद्देनजर रखते हुए उस वक्त चीन तो पाकिस्तान में इतनी काबिलियत नहीं थी, तो चीन की बस वो एडवाइस जो है वो पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान उसके बाद धीरे धीरे अगर देखें शुरुआत में उसकी प्रगति काफ़ी अच्छी रही, भारत से भी अच्छी रही, तो पाकिस्तान ने सोचा कि 1965 की लड़ाई अभी 1962 से उभरा नहीं है हिंदुस्तान, तो 65 की लड़ाई की जाए और हम जीत जाएंगे। अयूब खान पठान है, तो उसको लगा कि भारत में क्योंकि सब फील्ड मार्शल करियप्पा, अयूब खान, ये सब एक साथ ट्रेनिंग पाए हुए सारे अफसर थे, तो उनको लगा कि भारत के ऊपर हम कर लेंगे, क्योंकि जब भारत और आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो भारत की फौज जो थी उस वक्त ब्रिटिश आर्मी, बाद में इंडियन आर्मी की संख्या थी 4 लाख, और 4 लाख फौज, क्योंकि जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो फौज की स्ट्रेंथ थी 1,90,000, लेकिन जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो फौज की स्ट्रेंथ बढ़ गई 20 लाख, और 20 लाख से डीमोबिलाइज करके 4 लाख हुई, और जब भारत आज़ाद हुआ उस पर 1.5 लाख मुसलमान थे, वो 1.5 लाख के 1.5 लाख मुसलमान पाकिस्तान में चले गए, और चंद एक मुसलमान जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे वो भारत में रहे, पर अधिकतर 1.5 लाख मुसलमान भारत की फौज से पाकिस्तान चले गए। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि किस प्रकार से चीन और पाकिस्तान मिलकर के एक तरीके से प्लानिंग चल रही है या उनका सोच विचार हो रहा है, और इधर अमेरिका क्योंकि पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा चीन के साथ दोस्ती करने के लिए रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान के द्वारा चीन के साथ दोस्ती की ये सोच करके कि जो चीन है एक लोकतंत्र बनेगा, एक बड़ा मार्केट बनेगा जिससे अमेरिका को फायदा होएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। चीन जरूर फायदा हुआ चीन को, क्योंकि जिस तरीके से चीन ने धीरे धीरे करके 1977-78 में
चीन की जो पर कैपिटा इनकम था वो भारत से भी कम है। और आज की तारीख में हमें बताने की जरूरत नहीं कि चीन कहाँ है और भारत कहाँ है। तो जब दोनों देश एक बराबर और बल्कि दूसरा देश भारत से नीचे, वो आज किस मकाम पर जा पहुंचा है और हम लोग कहाँ पर हैं। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान और चीन मिल करके इस पूरे इलाके में पीओके जिसे बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, काराकोरम 2, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर जिसकी लंबाई तकरीबन 76 किलोमीटर लॉन्ग, 76 किलोमीटर लंबा और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा, ऐसा ग्लेशियर जो नुब्रा नदी को से वहाँ से निकलती है और उसको मिलती है श्योक नदी। और वो श्योक नदी जो है, आपने देखा होगा ईस्टर्न लद्दाख में चीन के साथ जो हुआ पिछले 2 साल पहले गलवान में, वो इसलिए हुआ कि भारत ने श्योक डीबियो रास्ता बनाया और वो रास्ता बनने के बाद चीन को हड़बड़ा गया कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होने से वो तुरंत चीन के पास अगर लड़ाई होती है तो अपने आप को डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसके स्पॉन्सर जो माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस होते हैं वो पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा था, इलाका भारत का, लेकिन एक्सपीडिशन स्पॉन्सर कौन कर रहा है? पाकिस्तान। और ये एक्सपीडिशंस कहाँ से आ रहे हैं? जापान से, अमेरिका से, यूके से, जो भी माउंटेनियर्स हैं, जो इतने बढ़िया बढ़िया पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़, बर्फीले पहाड़, बिल्कुल कोई पहले कोई चढ़ा नहीं। आपने में से शायद किसी ने नहीं सुना होगा कि काराकोरम 2 के ऊपर किसी ने कदम रखा है। चाहे आप सुनते हैं कि माउंट एवरेस्ट में बार बार लोग जाते हैं और हाईएस्ट पीक को के ऊपर अपना झंडा लहराते और आते हैं, पर काराकोरम 2 के ऊपर आपने नहीं सुना होगा, जो विश्व का नंबर 2 हाईएस्ट पीक है। बहुत मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए 3 कैंप लगते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 और असॉल्ट। आप माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं। पर सियाचिन ग्लेशियर में चढ़ने के लिए और पूरा उसको इंदिरा कोल तक पहुंचने के लिए 6 कैंप लगाने पड़ते हैं। कैंप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कैंप 3, 4 के बीच में से जाते हैं हम लोग बिलाफोन ला मतलब पास, और उसके बाद हम लोग जाते हैं सियाला, वो भी पास, और सियाला के साथ लग करके है इंदिरा कोल। ये इंदिरा कोल जो नाम है वो मिसेस इंदिरा गांधी के नाम पर है, वो पहले से हिस्टोरिकल नेम है इंदिरा कोल। जब इंदिरा कोल पर आप खड़े होते हैं तो आप शख्सकम घाटी आपके नीचे देख सकते हैं, क्योंकि इंदिरा कोल तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा फुट की ऊंचाई पर है। और जब आप नीचे शख्सकम घाटी देखते हैं, आप देख सकते हैं हरी घास छोटा मोटा, और उसको लग करके है चीन, और वहाँ से इंदिरा कोल से आप देख सकते हैं ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना। मतलब ये ऐसा सेंटर है जहाँ से आप इन देशों को आप देख सकते हैं। फिर और अब जब चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, इसके बारे में चीन और पाकिस्तान बार बार कहता है कि हमारे तो हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा, शहद से मीठा, और ऐसे दोस्त हैं चीन और पाकिस्तान, ये दोनों मिल करके भारत के बरखिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये तकरीबन 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर, ये एक तरीके से घाट की तरफ बीच में आता है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। अगर हम लोग सियाचिन ग्लेशियर में नहीं होंगे तो पाकिस्तान और चीन दोनों हाथ मिला करके बैठ जाएंगे, और उनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नज़दीक से, इतना नज़दीक नहीं दिखेगा करके, लेकिन आजकल के ज़माने में जो हम लोगों के पास तरह तरह के औजार हैं, हथियार हैं, जो तकरीबन 100 किलोमीटर तक फायर करने की काबिलियत रखते हैं, प्लस ड्रोन हैं, सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं, सैटेलाइट्स हैं, तो किसी के ऊपर भी मॉनिटर किया जा सकता है। और अगर हम सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर बैठे हैं और हमारे से 75 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी पर ये कोई हाईवे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। जिस प्रकार से चीन ने अक्साई चीन के द्वारा तिब्बत से होते हुए सिंकियांग प्रोविंस को जाने के लिए एक बहुत बढ़िया रास्ता बनाया है। तो उसी माफिक दोनों तरफ से चीन और पाकिस्तान अगर हाथ मिला करके घेर लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पे दोनों तरफ से मिल करके हाथ हो जाएगा। अभी कैसे है कि चीन जो है वो एक तरफ है, पाकिस्तान एक तरफ है और हिंदुस्तान बीच में, ऐसे दोनों को दूर रखे हुए हैं।
तो ऐसे हालात में जब मैं आपको बता रहा था 1977 में जब मैं उधर गया और इस तरह की बातचीत चल रही थी, हम लोग एक कोर्स कर रहे थे और उस कोर्स के दौरान कर्नल कुमार कुछ ऑफिसर्स को लेकर के और जवानों को लेकर के सियाचिन जा रहे थे। हमने भी नाम नहीं सुना था सियाचिन। बड़ा आश्चर्य होगा, सिया मतलब गुलाब बाल्टी भाषा में, जो वहाँ पे है बाल्टिस्तान बोलते हैं। बाल्टिस्तान का एक इलाका अभी भारत के अंदर है, तुर्तुक करके, जो 1971 की लड़ाई में भारत ने उसके ऊपर कब्जा किया। तो हम लोग वहाँ पर थे और सिया मतलब वैसे मैंने कहा गुलाब, और चेन मतलब बाल्टी में जगह, ऐसी जगह जहाँ पे गुलाब होता है। हमें भी आश्चर्य हुआ जब मैं गया सियाचिन के बेस कैंप में, वाकई मैंने वहाँ पे गुलाब देखे, गुलाब जिसकी 5 ही पंखुड़ियाँ होती हैं। मैंने बड़े सारे पूरा देखा उधर, पर एक ही तरह का गुलाब जिसकी 5 पंखुड़ियाँ और कुछ नहीं, मतलब छोटा सा गुलाब पर है गुलाब। तो उसके नाम पर वो नाम पड़ा सियाचिन। और क्योंकि बार बार पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा था, तो भारत को जब कर्नल कुमार ने बताया कि भाई ऐसे हो रहा है, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, तो उस वक्त के जो DGMO थे जनरल छिब्बर, उन्होंने भी देखा और उन्होंने फिर बाद में वो आर्मी कमांडर बने, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर। और फिर उन्होंने कर्नल कुमार को कहा कि वाकई आपका जो कहना है ठीक है, तो अब हमने क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा हमें सियाचिन के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे करके पाकिस्तान इंटरनेशनल इसको बोलते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन, मतलब नक्शे के ऊपर दिखाना ये हमारा है, और धीरे धीरे करके फिर बोलना कि अगर आपको इधर आना है सियाचिन के अंदर तो आप किस देश के द्वारा आएंगे। तो अगर आपको माउंटेनियर्स जो हैं जापान के हैं, अमेरिका के हैं, UK के हैं, बाकी देशों के हैं, तो वो कहेंगे हमें तो पाकिस्तान इजाज़त देता है। अगर पाकिस्तान इजाज़त देता है तो फिर वो पाकिस्तान का भाग हुआ, अगर हिंदुस्तान इजाज़त देता है तो हिंदुस्तान का भाग हुआ। तो ये सोच फिर लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी पैदा करके भाग और हिस्सा पूरा हमारा है, भारत का है। तो 1978 में वो गए और इंदिरा पोल से वो स्की करके आए नीचे तक, और उसके बाद फिर 1981, 82, 83 में हम लोग लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करते थे। लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग मतलब 3 महीने के लिए जाना, अपना दबदबा और वहाँ पे रहना और आना। ये इलाका जो है ये 18,000 से लेकर के 21,000 फुट की ऊंचाई पर है। बहुत ठंडा, बहुत ही ठंडा, मतलब आप समझ सकते हो जैसे कि आपके घरों में रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज है, अगर आपको वो उसके अंदर डाल दिया जाए तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। और वो भी -3 डिग्रीज में ही आइसक्रीम जम जाती है, वहाँ पे -50 डिग्रीज का टेम्परेचर, और पानी जो है रात को बर्फ बन जाता है, दिन में जब धूप आती है तो फिर वो जो पानी है वो पिघलना शुरू होता है। और जो अमूमन आदमी को तक दिक्कत होती है स्नो ब्लाइंडनेस, दिखता नहीं, अंधा हो जाता है। डॉक्टर साहब हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और मैंने इससे चश्मा निकाल के पहले आँख दिखा दी मेरी आँख देखो कर, तो वो जो है स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है, क्योंकि अगर आपने स्नो गॉगल्स नहीं डाले हैं और आप बर्फ को देखेंगे तो थोड़ी देर में आप अंधे हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं नजर आएगा, आपको नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन स्नो ब्लाइंडनेस वगैरह आप बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। उसी वहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट आपका पाँव में बिल्कुल डेड हो जाएगा, काला हो जाएगा, आपको वो काटना ही पड़ेगा। वहाँ चिल्ब्लेन हो जाते हैं, हैपो यानी हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा, यानी आपकी जो लंग्स हैं उनमें पानी आ जाता है और मौत हो जाती है। तो अमूमन इस तरह के होते हैं। तो जब हम लोगों ने सोचा कि मेरे को 1983 में पहली बार, क्योंकि मैं वहाँ पर था और मैंने कोर्स किए थे 77 में 78 में, तो उन्होंने कहा कि आपने ये कोर्स किया है तो आप जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे, और ये मौका दोबारा तो मिलेगा नहीं किसी को, मुझे भी नहीं मालूम तो मैं कहाँ जा रहा हूँ करके, लेकिन हमने कहा हम जाएंगे और हमने हमारी टीम तैयार की। तो 1983 में हम पहले इसमें गए तो पाकिस्तानियों को मालूम था कि भारत जो है अपने इस तरह के पेट्रोल जो है वो सियाचिन के ऊपर भेजता है। जब कर्नल कुमार गए थे तो उनके ऊपर उन्होंने सेबर जेट्स 1965 में पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए थे।
जबकि हमारे पास बहुत एक पुराने तरह के नैक्स विमान होते तो आजकल इस्तेमाल नहीं होते, जो हम लोगों ने रूस से लिए और इस्तेमाल करते थे। तो सेबर जेट्स उन्होंने कर्नल एन कुमार के ऊपर से फ्लाई किए। तो 1983 में जब हम लोग गए तो पाकिस्तान को पता चला ये आए, और हम जब बिलाफांडला में जा रखे थे तो हमने देखे वहाँ पे कुछ रैपर्स पड़े हुए हैं, जैसे अगर आप लोग अंकल चिप्स खाते हैं और वही फेंक देते हैं, या कोई भी खाते हैं तो फेंक देते हैं, वैसे ही वो भी माउंटेनियर जो आए होंगे उन्होंने फेंक दिए। तो जब मैंने देखे वो उधर, तो उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है वो चीनी भाषा में था। तो उस वक्त मुझे भी नहीं मालूम था कि चीनी भाषा और जापानी भाषा में बहुत कुछ समांतर है, एक्सेप्ट कि अब मुझे मालूम है कि हीरागाना क्या है, काटाकाना क्या है, कांजी क्या होता है, ये सब। लेकिन इस तरह का लैंग्वेज उस वक्त पता नहीं चलता है। कैप्टन मतलब हम भी 24-25 साल के हैं, हमें भी नहीं इतना ज्ञान है कि क्या भाषा है, क्या है, क्या कैसे है करके। तो जब हमने कहा कि ये इस तरह के मिले, तो वहाँ से जो बाद में CDS बने जनरल रावत साहब, जो गुजर गए एक्सीडेंट में, उनके पिताजी उस वक्त वहाँ के चीफ ऑफ स्टाफ होते थे, मेजर जनरल रैंक में वो थे। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा क्या देखा, मैं कहा कि वहाँ पे मिला। कहाँ पे मिला? बिलाफांडला मिला। बातचीत की उन्होंने, मैं कहा ठीक। तो ये जब हुआ तो उन्होंने, उसके बाद हम लोग 3 महीने के बाद जब नीचे आए तो पाकिस्तान में वहाँ पे अपने हेलीकॉप्टर के द्वारा आए और उन्होंने एक छोटा सा एक नोट रखा उधर कि आप जो हैं पाकिस्तान के इलाके में आ रहे हैं और हम दोनों देशों की दोस्ती के मद्देनज़र हम चाहेंगे कि आप पीछे हट जाएं, जिससे कि दोनों देशों का संबंध अच्छे रहे। उसका भारत ने जवाब दिया कि हम अपने ही इलाके में हैं और हमें किसी की नसीहत नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने दोबारा एक नोट रखा कि शायद आपको मालूम नहीं है कि कराची एग्रीमेंट के बाद जो ये है, ये लाइन NJ 9842 से काराकोरम पास जाती है और आप हमारे इलाके में आ रहे हैं। तो उससे साफ जाहिर हो गया कि पाकिस्तान जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, कार्टोग्राफिक एग्रेशन के द्वारा इस इलाके में अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखते हुए फिर हम लोग नीचे आए। मुशर्रफ जो थे उस वक्त कर्नल थे, बाद में तो वो जनरल बने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने, और अब मुझे लगता है बहुत बुरी हालात में दुबई में है या पाकिस्तान को लाया जा रहा है। वो कर्नल थे और एक ऑपरेशनल ब्रांच होता है फौज के अंदर, उसमें वो काम करते थे। तो उन्होंने सुना कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर काम कर रही है, और उनको पता चला कि उन्होंने अपने पाकिस्तान में अपनी फौज भेजी जिसको SSG बोलते हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, यानी वो उनके बहुत जबरदस्त सैनिक जिनका नेतृत्व मुशर्रफ करते हैं। मुशर्रफ बाद में ब्रिगेडियर बने उसमें SSG में, कर्नल के बाद वो वहीं पे थे। और उन्होंने ये सुना कि इधर कुछ हो रहा है तो वो भी रेकी करने के लिए उन्होंने देखा। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है पाकिस्तान से 1 दिन के रास्ते के ऊपर है, 1 दिन जहाँ पे उनकी गाड़ी आ सकती है, उसके बाद उनके जो फौजी है चढ़ करके ये सोतोरो रिज लाइन है उस पर आकर के बैठ सकते हैं। हमें जैसे आपको कहा कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, कैंप 5, कैंप 6, बड़ा लंबा 7-8 दिन लगते हैं इस पूरे इलाके को पकड़ने के लिए, उनको 1 दिन, तो वो नज़दीक थे। तो उन्होंने देखा तो उनके जो कोर कमांडर थे, उनके जो जनरल साहब थे, ये जो हम जब ग्लेशियर से नीचे उतरे तो उन्होंने अपने फौजी भेजे और वो टिक नहीं पाए। नवंबर के आसपास उनको वापस बुलाया गया क्योंकि उनको लगा कि सियाचिन ग्लेशियर में रहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक तो बर्फ, दूसरी हवा, और हम लोगों को काजू, किशमिश, कैडबरी चॉकलेट्स जो भी आप कहें वो दिया जाता है खाने के लिए, सब कुछ पड़ा रहता है पर आप खा नहीं सकते। इसलिए नहीं दिया जाता कि आप खा नहीं सकते, दिया जाता है क्योंकि आप उसको खाएं और जो कैलोरीज हैं कम से कम
एक आदमी को और कुछ नहीं तो 5,000 से 60,000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब को मालूम होगा ये कि अगर आपको उस इलाके में रहना है तो उस कैलोरीज को पाने के लिए इस तरह का खाना दिया जाता है, काजू, किशमिश, बादाम, कैडबरी चॉकलेट, जो आपको खाना है खाओ, अभी भी मिलता है सब। और अपने बदन को तंदुरुस्त रखो जिससे कि आप वहाँ पे जी सके, नहीं तो वो ठंडी हवा में आप कुकर बन जाएंगे और आप आ जाएंगे। तो जब उन्होंने पाकिस्तान ने देखा कि ये जो है हमारे जवान जो SSG कहलाते हैं, कमांडोज कहलाते हैं, आपके शब्दों में कमांडो, वो नहीं टिक पाए, तो उन्होंने कहा भारत भी आया है, हम भी गए हैं, हम वापस चले गए हैं, अगले साल पक्का भारत आएगा। इस तरह की इन रिपोर्ट्स मिलनी शुरू। तो उसको नाकाम करने के लिए पाकिस्तान ने यूरोप में जाकर के जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, चाहे जैकेट्स हो, टोपियाँ हो, गॉगल्स हो, ट्राउजर्स हो, शूज हो, सॉक्स हो, दुनिया भर की चीजें उस इलाके में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट 28,000, उस हाइट पे चढ़ने के लिए जो आपको कपड़े डालने हैं, पाकिस्तान ने वो सारे कपड़े यूरोप से खरीद लिए। ये था दिसंबर 1983। दिसंबर 83 में भारत को अपने इंटेलिजेंस सोर्सेस के द्वारा पता चला, जब हम गए कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि जब मेरे से पूछा गया कि आप 84 में अगर आपको सियाचिन में जाना है, क्या आप जो कपड़े अभी हैं अपने पास उन कपड़ों में चले जाओगे? मैं कहा 1983 में तो मैं गया वही कपड़े डाले, 84 में भी चला जाऊंगा, क्योंकि एक कप्तान होने के नाते, और मैंने जैसे कहा 24-25 साल का आदमी, क्या किसी कोई सीनियर आपसे पूछे कि क्या आप काम करोगे, आप कभी नहीं कहोगे कि मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं कर सकता हूँ या मेरे को ये दिक्कत आएगी। अगर जेन्युइन है तो वो पक्का वो पूछ रहे हैं आपसे कि कर सकते, नहीं कर सकते, कैसे कर सकते। तो जो नून होते थे, जो फौज के कमांडेंट होते थे, उनको मालूम था कि पहाड़ चलने तो ये इन कपड़ों के बिना नहीं चले। तो वो जब गए तब पता चला कि पाकिस्तान ने तो सारे कपड़े खरीद लिए। अब माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए पूरे विश्व में अधिक से अधिक 200-250 आदमी होते हैं, तो कपड़े भी बहुत महंगे होते हैं। डाउन बोलते हैं, डाउन मतलब एक पक्षी होता है, और उस पक्षी के जो पंख होते हैं अंदर के, उन पंखों को निकाल करके एक जैकेट बनाया जाता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। और ये सब स्विट्जरलैंड में, यूरोप में बनते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एल्प्स है, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उनको चढ़ने के लिए उस तरह के कपड़े डालने पड़ते हैं। तो वो कपड़े खरीदने के पाकिस्तान ने खरीद लिए। अब परेशानी हुई जब हम लोगों ने पूछा किसने खरीदे ये कपड़े, बोले आपके जैसे लोग आए थे। तो बाद में पता चला हमारे जैसे मतलब पाकिस्तानी आकर के सारे कपड़े ले। अब दिक्कत ये है, दिसंबर का महीना, अब हम लोगों ने सियाचिन के ऊपर जाना है 1984 में, तो कैसे जाएंगे? तो जब हमने कहा ठीक है, तो उनको फिर जो पैसे चाहिए थे जैसे था, उन्होंने कहा कम से कम हमें भी 200 सेट बना करके दो। तो उन्होंने 200 सेट बनाए और हम लोगों को भेजे। अब सवाल है सियाचिन के ऊपर कौन सी तारीख में जाकर के कब्जा किया जाए। तो जो हमारे बीच सीनियर अफसर थे, ब्रिगेडियर चन्ना होते थे, वो क्योंकि हमारे सेक्टर कमांडर थे, जनरल छिब्बर थे, वो आर्मी कमांडर थे, जनरल हून कोर कमांडर थे, ये कोर कमांडर श्रीनगर में बैठते हैं। तो उन्हें जब पता चला तो भारत ने कहा हम 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पे कब्जा करेंगे। अब लोगों ने कहा 13 अप्रैल 1984 को आप करोगे, एक तो ये तारीख कुछ ठीक नहीं नजर आ रही। 13 अप्रैल बोला तो लोगों के दिल में लगा ये अनलकी डे है, कहाँ 13 अप्रैल को जाएगी। तो पर जो ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने कहा ये 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, और ये बैसाखी का त्यौहार पाकिस्तान में भी मनाया जाता है और भारत में भी मनाया जाता है। उस दिन त्यौहार मनाने का ये होगा और हम जाकर के सियाचिन में अपना पाँव जमाएंगे। पाकिस्तान में भी प्लानिंग चल रही थी। पाकिस्तान पहले सोच रहा था कि हम तकरीबन मार्च 30 के आसपास जाकर के सियाचिन को कब्जा कर लेंगे। ये मुशर्रफ ने बाद में अपनी किताब लिखी, अगर आपके लाइब्रेरी में किताब हो, इन लाइन ऑफ फायर, प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने किताब लिखी बाद में।
कि भारत ने हम लोगों को चकमा दिया, क्योंकि वहाँ के जो जनरल साहब थे, क्योंकि मैंने जैसे कहा उस वक्त मुशर्रफ एक कर्नल और ब्रिगेडियर थे, मतलब जनरल के सामने बोलना बहुत मुश्किल है उस अफसर को या अपनी राय देने के लिए। राय दे सकता है पर उसने राय दी पर माना नहीं। तो जो जनरल थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है 1 मई को जाकर के सियाचिन पर अपना पांव जमाएगा, 1 मई 1984, और हमारी तारीख थी 13 अप्रैल 1984। तो हम लोगों ने, हमें नहीं मालूम है कि पाकिस्तान ने कौन सी तारीख तय की है, तो हम लोगों ने बैसाखी समझ करके ये तय किया 13 अप्रैल 1984। और हम लोग जब पहुंचे, हमारे बीच में भी कई लोग थे, जैसे बाद में अग्निपथ के ऊपर भी कई लोग हैं हमारे बीच में जो सोचते हैं कि ये स्कीम चलेगी नहीं चलेगी। हमारे जैसे बुजुर्ग लोग 40-40 साल फौज में रहने के बाद सोचते हो चले ना चले, तरह तरह के। तो हमारे बीच में भी कई थे कि 13 अप्रैल जो है बहुत जल्दी है, क्योंकि हर साल पिछले 2 साल से हम लोग जुलाई के महीने में जाते थे, जुलाई से पहले नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण और कपड़े और ये वो दिक्कतें होने। पर 13 अप्रैल को हम लोग पहुँचे। आपको ये कहना होगा, मैं 12 अप्रैल शाम को 5 बजे ये जो कपड़े का ऑर्डर दिया था जनरल ने, वो बेस कैंप में आया 12 अप्रैल। 13 अप्रैल सवेरे हमने 5:30 बजे टेक ऑफ करना है हेलीकॉप्टर में, और पैदल चलना तो 6 दिन लगेंगे। अगर आप 6 दिन लगाएंगे तो लेट हो जाएगा। तो हम लोगों को बोला गया कि आप हेलीकॉप्टर में जाएंगे। और 12 अप्रैल को हमने उस इलाके को दोबारा देखा। मैं तो पहले 2 साल जाता आ रहा, तो मैंने देखा कि सब कुछ वैसे ही है, कोई आदमी नजर नहीं आया। तो 13 अप्रैल को सवेरे 5:30 बजे हम लोग हेलीकॉप्टर में, हर एक हेलीकॉप्टर जो छोटे हेलीकॉप्टर होते हैं, चीता हेलीकॉप्टर्स कहते हैं उन्हें, 2 आदमी बैठ सकते हैं, 2 पायलट और 2 पीछे, बस 4 आदमी टोटल। तो हम 2 पायलट, तो ये एयरफोर्स फिर सवेरे सवेरे तकरीबन 8 एक हेलीकॉप्टर्स आए और अपने हेलीपैड में लैंड किए, और हम लोग तैयार थे। और 12 तारीख को इक्विपमेंट आया था, तो हम लोगों ने उसको रात को पहन करके देखा कि मेरे जैसा जो छोटा आदमी है ऐसे नहीं होना चाहिए कि लंबा लंबा जैकेट या लंबी पैंट या बड़े बड़े जूते, मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक को उसके कद के अनुसार और उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ड्रेस बांटे गए। तो लिया हम लोगों ने, और 13 तारीख को हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठे और सब कुछ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हर एक में 2 हम लोगों ने, पहला 30 आदमी बिलाफोंडा में लैंड होने थे, और उसके बाद 30 आदमी यही हेलीकॉप्टर से जाके सियाला में लैंड करवाना था। तो जैसे बिलाफोंडा पहुंचे तो जो मैं, क्योंकि पुराना इस इलाके में गया हुआ, पहला हेलीकॉप्टर में मैं और मेरा एक रेडियो ऑपरेटर वो बैठा था। वो रेडियो ऑपरेटर पहले नहीं आया था, पहली बार आ रहा था, पर मेरे साथ उसने पिछले 2 महीने से ट्रेनिंग की थी। तो पायलट जैसे ही हम लोग बिलाफोंडा पहुंचे तो उसने लाइन नहीं किया। तो उसने देखा कि जैसे ही वो नज़दीक आता है, वो जो बर्फ़ होती है वो बिल्कुल उड़ती है, और इतनी बर्फ़ उड़ती है कि वो बिल्कुल वाइट आउट हो जाता है। जो पायलट है वो फिर देख नहीं सकता है, जिसके कारण काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो पायलट ने कहा कि मैं नहीं लैंड करूँगा, आप ऊपर से कूदो। अब मैं कूदने के लिए तो तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे को लगा कि हेलीकॉप्टर इसके ऊपर लैंड करेगा, दरवाजा खोलूंगा, नीचे उतरूंगा, फिर धीरे धीरे करके आएंगे। जब उसने कहा कूदो, मैं कहा ठीक है, मैं कूदने के लिए तैयार हूँ, आप ऐसे करो, आप थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करो। मेरे पास एक छोटी सी आटे की बोरी थी 30 किलो, क्योंकि हम लोग 5 दिन के लिए सेल्फ कंटेन, मतलब हम लोगों ने सबने अपना अपना खाना पीना लेकर के जाना था। तो पहले हेलीकॉप्टर में 30 किलो की छोटी सी बोरी मेरे सीट के नीचे थी। तो मैंने पायलट को कहा, मैं ऐसी जगह आप करो कि मैं वो बोरी नीचे फेंकता हूँ, और अगर बोरी वो बर्फ़ के ऊपर ही रह गई तो मैं समझूँ कि बर्फ़ के ऊपर मैं भी कूदूंगा तो मैं धंस नहीं जाऊँगा। इतना सा आदमी और बर्फ़ में गया तो गया, नीचे चला गया, बाद में हल्ला करता रहूँगा, चिल्लाते रहूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ।
और कोई मदद के लिए तो आएगा नहीं मेरे, क्योंकि मैं पहला ही आदमी हूँ, मैं ही कूदूंगा और मैं ही चला गया तो कौन आएगा मेरे पास? कोई नहीं आएगा। तो मैं कहा पहले बोरी फेंकते हैं, बोरी से पता चल जाएगा कि बोरी कितनी धंसती है, और उस धंसने को मैं कहा मेरे जैसे हल्का फुल्का आदमी भी उस बोरी के वहां पे कूद जाएगा, कोई चिंता नहीं। तो पायलट ने क्या हुआ, हेलीकॉप्टर की काबिलियत होती है कि वो एक ही जगह पर रह सकता है, स्टेशनरी। जो नॉर्मल हवाई जहाज आप देखते हैं वो स्टेशनरी नहीं रह सकता, हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे होवर करता रहेगा ऐसे ऐसे करके और आप कूद जाओ। तो मैं कूदा, तो पहले बोरी डाली, बोरी देखी ऊपर ही थी, मैंने कहा फर्स्ट क्लास है। पहाड़ों में और स्पेशली ग्लेशियर्स में दो बातों से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। एक है क्रेविस, क्रेविस यानी कि दो बर्फ के जो होते हैं बहुत गहरे गहरे खाई, जिसे बोलते खाई, और ऊपर बर्फ बिल्कुल प्लेन दिखेगी आपको, लेकिन वो खाई में कूदे और वो खाई में चला गया, और आप जब कूदेंगे तो आप पूरा जोर लगाएंगे, आप चाहे कितने भी किलो के होगा उसका डबल आप लगा लो, और खाई के अंदर हल्की सी लेयर होगी बर्फ की और आप चले जाएंगे। तो उसके मद्देनजर थोड़ा सा डर रहता है। तो हम हुए, चलो ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास हम कूदे, सब कुछ हो गया, और हमने फिर बाकी जो हेलीकॉप्टर पीछे आ रहे थे हमने उनको थम्स अप कहा कि ये इलाका ठीक है, आप लैंड कर सकते हैं, इधर कोई हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं दिखेगा। थोड़ा सा हट करके मैं जब बाद में 2012 के आसपास 2012 में मैं जब जनरल ऑफिसर बना, मैं लद्दाख में पोस्टेड था एज चीफ ऑफ स्टाफ। आपको आश्चर्य होगा, मैं जिस खाई की बात कर रहा हूँ उस खाई के अंदर पूरा हेलीकॉप्टर चला गया। सोच सकते हैं, चलता हुआ हेलीकॉप्टर पूरा का पूरा खाई के अंदर। जब उसने मुझे वहां से रिपोर्ट आई कि साहब एक हेलीकॉप्टर खाई के अंदर चला गया, मैं हेलीकॉप्टर पूरा खाई के अंदर चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले आके देख लो। अब वो हुआ तकरीबन 18,500 के ऊंचाई के ऊपर, पर तभी अपना क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए मैं गया देखने। पूरा कैसे हुआ, वही गलती हो गई कि वो जो हेलीकॉप्टर जा रहा था वो जैसे ही वो लैंड कर रहा था, वो बर्फ जो है वो हवा में उड़ती है, और जब हवा में उड़ती है लूज बर्फ तो पायलट को कुछ नजर नहीं आता, उसको बोलते हैं वाइट आउट कंडीशन, कुछ भी नजर नहीं आएगा पायलट को, चाहे आप कितने भी आले हेलीकॉप्टर के अंदर दे दे। तो उसने सोचा मैं इधर ही लैंड करता हूँ। जैसे उसने लैंड किया वो खाई के ऊपर लैंड कर गया और पूरा हेलीकॉप्टर अंदर 200 फुट हेलीकॉप्टर अंदर। चलो वो तो मैंने बाद में देखा, और अब जब इधर देखा और तकरीबन 11:30 बजे के आसपास हम 30 जो थे बिलाफोनला पे लैंड करने के लिए हम लोग पहुंच गए, और मेरे साथ जो ऑपरेटर आया उसको हो गया हैपो। हैपो की जो बीमारी होती है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे में आपको पता चल जाता है। आप सर नीचे करके ऐसे बैठ जाओगे, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कुछ करने का, आपकी शक्ल से पता चल जाएगा कि आदमी बीमार है, इसको कुछ गड़बड़ी है। मैंने कहा मंडल था उसका नाम, मैंने कहा मंडल तूने इतना बढ़िया ट्रेनिंग किया, सब कुछ किया, तो बोल ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया? वो बस ऐसे से अपनी मुंडी हिला कि मेरे से नहीं हो रहा है। मैं कहा कि अरे क्या, अब रेडियो ऑपरेटर मतलब अभी आप लोग के सबके पास मोबाइल है, अगर हम सब गवाह हैं, हम सब हर एक कोई चीज़ नहीं जानता है, तो वो रेडियो ऑपरेटर एक ही ऐसा आदमी होता है जो सब कुछ जानता है, उस रेडियो से कैसे संबंध, मतलब किसके साथ कांटेक्ट करना, क्या करना, वो सीखा हुआ था। हम लोगों को थोड़ा बहुत ही ज्ञान था। हमने कहा क्या तू वापस जाएगा? बोला साहब मुझे वापस भेज दो, मैं दोबारा आ जाऊँगा। कोई दोबारा नहीं आता। तो जो हेलीकॉप्टर आखिरी वाला था उसको हमने बोला रुको, इसको बोला आप जाओ नीचे चले जाओ, तो नीचे। हैपो की बीमारी में जैसे आप हाइट लूज करते हैं, अगर आप 18-19 हज़ार पर है और जैसे ही नीचे आ जाएंगे तो आपको तकरीबन फिर से आप ऐसे ही लगेंगे, शायद नीचे वाले बोलेंगे इसको तू मकरा है क्या? वो जिसको नहीं मालूम है उसको लगेगा कि वो मकरा नहीं है, वो जैसे हाइट लूज करता है वो ठीक हो जाता है, और हाइट पकड़ते वो गड़बड़ हो जाती है उसको। तो ऐसे हर एक का अपना अपना बॉडी का हिसाब किताब होता है। तो ये जो है, इसके बाद 2 दिन के बाद हम लोगों ने देखा कि मेरे बीच में जो एक जवान था वो गुजर गया। लास्ट नाइट रमेश सिंह करके लड़का था, वो गुजर गया। अब गुजरा कैसे? वही हैपो की बीमारी से, मुंह से सारी झाग। अब एक तंबू के अंदर
हम 2 अफसर थे, तो एक तंबू में 2 अफसर तो कोई दिक्कत नहीं, पर इतने सारे तंबू नहीं थे कि जवानों को भी हम 2 रख सकते थे, छोटे बिल्कुल तंबू। तो उसमें हमने 4 जवानों को अंदर घुसेड़ के रखा था, तो 4 जवान सो सकते थे, हिलना डुलना कुछ नहीं, सिर्फ सीधा बिल्कुल ऐसे लेट सकता है अपने स्लीपिंग बैग में 4। अब 4 में से एक बेचारा गुजर गया, अब बाकी 3 को रात भर रखने के लिए उसके साथ हमें भी लगा कि अब इसको बेचारे को हम रमेश सिंह को बाहर भी नहीं रख सकते कि वो हमारे साथी है, लोग बोलेंगे क्या कदर किया, बेचारा गुजर गया तो उसको बाहर फेंक दिया करके, मुश्किल। अब हमें इंस्ट्रक्शंस थे कि आप 5 दिन के लिए रेडियो नहीं खोलेंगे, रेडियो साइलेंस बोलते हैं फौज के अंदर। रेडियो साइलेंस मतलब आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? अगर आपने आपका रेडियो खोला तो आपका जो दुश्मन है वो पकड़ लेगा और समझ जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, तो आपका जो लोकेशन है वो रेडियो खुलते ही पता चल जाता है, जैसे जीपीएस होता है वैसे, ये आपसे खोला फट पता है ये आदमी है। तो पाकिस्तान से बचने के लिए और एक तरीके से अपने आप को उधर मजबूत बनाने के लिए हमें 5 दिन मिले थे कि आप 5 दिन में अपना अपना कर लो, खाना पीना आपके पास है, रेडियो साइलेंस है, चुपचाप रहना, अपना जगह पकड़ लो और उसके बाद देख लेंगे। तो ऐसे सिया भाई 5 दिन में तीसरे दिन ही रमेश गुजर गया और मौसम इतना खराब, 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी बर्फीली तूफान बहुत बड़ा। जो दूसरा प्लेटून था जिसने सियाला में जाना था वो नहीं जा पाया, वो फिर 17 तारीख को गया जब रमेश को वहां से उठाया गया। ये सब होने के बाद जैसे ही रेडियो खोला हमने, मैं बिलाकोंडला पे था, पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर हमारे सामने, उसका पायलट, अब जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो तकरीबन 18,000-19,000 तक रह सकते हैं, उसके बाद वो भी धड़ ऐसे लगे वो गिरेगा, तो उसका भी मशीन में उतनी काबिलियत नहीं होते। तो ये जो छोटे हेलीकॉप्टर है ये तकरीबन 20,000 के आसपास उड़ सकते हैं, उसके बाद ये नहीं उड़ते हैं। तो हम वैसे बैठे हुए 18,500 पे, तो जो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर आया, पायलट की नज़र और हमारी आँख मिल गई, उसने देखा अरे ये तो आदमी है, आदमी इधर कहाँ से आ गए, मतलब हिंदुस्तान की फौज वो रेकी करने के आया। रेकी मतलब देखने के लिए आया कि आवाज़ तो खुला है, रेडियो सेट खुला है और आवाज़ आ रही है कि नज़दीक से, तो कोई आदमी तो नहीं आ गए इधर, और सच में उसने देखा आदमी आ गए। तो बिलाकोंडला और सियाला दोनों जो पासेस हैं वो हमने पकड़ लिए, जिसके द्वारा वो सियाचिन ग्लेशियर में ना आता है। और ये पास जो है ये ग्लेशियर से वो ये सोल्टोरो पास और सियाचिन ग्लेशियर में तकरीबन 31 किलोमीटर का अंतर है। बार बार जो पाकिस्तान दावे करता है कि हम सियाचिन ग्लेशियर में हैं, हमें वो सियाचिन ग्लेशियर के नज़दीक भी नहीं देख भी नहीं सकता है सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि सोल्टोरो रिज जो पहाड़ी सिलसिला है उसके उस पार गिलगित स्कार्दू वो इलाके हैं जहाँ से वो देख नहीं सकता। तो पाकिस्तान जो है तब से लेकर के आज तक लड़ रहा है ये सोच करके कि वो सियाचिन के ऊपर, कई बार बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान की फौज को उकसाया कि आप लोगों ने चूड़ियाँ डाल रखी हैं, आप भारत से नहीं लड़ सकते हैं, पर कई बार इस तरह हुआ कि तकरीबन 2003 से सीज फायर, मतलब पाकिस्तान जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके ऊपर फायरिंग नहीं होती। कल 23 जून था और 23 जून यानी कि लॉन्गेस्ट दिन, कल का दिन सबसे लंबा दिन, और दिसंबर में आता है शॉर्टेस्ट डे और जून में आता है लॉन्गेस्ट डे। तो 22 तारीख को शाम को पाकिस्तान ने मेरा जो पोस्ट था उसके ऊपर फायरिंग शुरू किया। तो शाम के वक्त जब पाकिस्तान ने जब 22 तारीख को फायरिंग किया तो मैं समझ गया कि कुछ तो इसके दिमाग पे चल रहा है और कुछ ये करने वाला है। तो कल जो 23 तारीख थी उस दिन कोई आदमी जो है जो एक पत्थर के माफिक हैं और रात को तकरीबन 3:30 बजे के आसपास आगे आकर के नीचे बैठे हैं। लेकिन पहाड़ों में क्या होता है कि आप जितना भी सोच लो, मैं अगर आपको कहूँ कि वो पाकिस्तानी मेरे से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, अगर मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी में कहूँ 500 मीटर तो आपको मैं अभी दौड़ करके पकड़ लेता हूँ, और उधर वो 500 मीटर उस 18,000 की हाइट के ऊपर चढ़ना, एक तो सांस नहीं लिया जाता, सांस लेने में दिक्कत आती है। इसलिए हम हमेशा सबको बोलते थे कि पेट में रोटी
हाथ में सोटी, चाल छोटी, तभी आप जिंदा रह सकते हैं। अगर आप इसके अलावा रहेंगे तो एक कहावत है, इट डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। मतलब आप अपने आप को ज़्यादा बड़े मत समझो कि मैं तो तेज चलूँगा, ये करूँगा, उसके बाद आप फुस हो जाओ। तो धीरे चलो। तो पेट में खाना होना चाहिए, हाथ में कुछ सोटी होनी चाहिए कि कई बार अचानक हवा चल जाती है तो आप उड़ ना जाओ या आप कहीं गिर ना जाओ। तो तीसरा जो आपने पकड़ के रखा है तो आप पकड़ के बैठेंगे। और जब हम चलते भी हैं तो 4 या 3 आदमियों को रस्सी से बांधा जाता है, उसको बोलते हैं रोपा। यानी कि अगर कोई खुदा ना खाता एक आदमी हमारे बीच में से जो रोप है वो इस खाई में गिर गया तो 2 जो हैं वो उसको पकड़ लेंगे और वो वहीं पे लटकता रहेगा। तो कोई ना कोई भी पीछे से आदमी उसकी मदद करेगा और उसको निकाल लेगा। तो इस मकसद से वहाँ पे अवलांचेस भी बहुत आते हैं। अवलांच मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं पूरा बर्फ जो है लंबा, और इतनी बर्फ आएगी आपके ऊपर कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका सर आसमान की तरफ है या जमीन की तरफ है। और कई बार आदमी उल्टा खोदना शुरू करता है अपने आप को और वो जमीन में ही खोद रहा होता है। तो इसलिए उसको लगता है कि वो आसमान की तरफ आ रहा है और वो एक्चुअली वो जमीन खोद रहा है, क्योंकि उसका जो ओरिएंटेशन है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि उसके जब आपको बर्फ आई, आप 2-4 आपने पलटियाँ खाई तो आपको पता नहीं चलता है कि मेरा सर ऊपर है या सर नीचे है, ऐसे। और अपने आप को बचाने के लिए उस वक्त सब कुछ करना कोशिश करता है। इसमें कई लोग गुजर जाते हैं। तो ये हालत हुई 13 अप्रैल 1984 को। और पहला हमला हमारे पे हुआ 23 जून 1984 के बाद। और जब मुशर्रफ ब्रिगेडियर बने उन्होंने फिर ब्रिगेड के ऊपर हमला ही हमला करने की कोशिश की। और उसके बाद बाना सिंह को 1987 में फिर पहला परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, क्योंकि उनका जो कैद मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर वो पोस्ट था, कैद उनके जो फादर ऑफ द नेशन है उनके नाम पर। तो ये जो पार्टी है पीछे से जाकर के उन्होंने बिल्कुल 3 दिन लगे चढ़ने के लिए, सिर्फ हार्डली 700 मीटर ऐसे सीधी खड़ी चढ़ाई। तो उसके ऊपर चढ़ना, पकड़ना, मारना, पाकिस्तानियों को मारना, ये बहुत मुश्किल। और कई तो पाकिस्तानी ऊपर से कूद गए नीचे और मर गए। तो इस तरह का हुआ। लेकिन इस सब का सालों के बाद 1984 में पाकिस्तान को लगा कि भारत ने हमारे को मात दिया और पूरा सियासी प्रेशर पकड़ लिया और उनकी नाक कट गई। इतना इन्होंने जो स्पॉन्सर करे थे एक्सपीडिशन को नहीं होता। मुशर्रफ, मैंने जैसे आपको कहा बार बार इस आदमी का नाम ले रहा हूँ मैं, कर्नल ब्रिगेडियर, हमला किया, हमला में नाकामयाब। अब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने पाकिस्तान की आर्मी के। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री थे और वो जो उन्होंने यात्रा की लाहौर की, तो उसमें मुशर्रफ को मिलाया गया कि उनके प्रधानमंत्री ने कहा ये हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ ने अमूमन एक प्रथा होती है कि जो भी हो, किसी भी देश का आदमी हो, जब वो किसी प्रधानमंत्री से मिलता है वो सैल्यूट करता है। पर मुशर्रफ ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सैल्यूट नहीं किया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये जो ट्रिप हुआ उसके बाद उसने कारगिल किया। वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने नवाज शरीफ को हटाया, लिया और कारगिल का युद्ध किया। क्यों किया? इसलिए क्योंकि वो जब कर्नल और ब्रिगेडियर था उसको यह लगा कि भारत की फौज ने जिस तरीके से सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा किया, मैं कारगिल की हाइट के ऊपर कब्जा करूंगा और फिर भारत को एक सबक सिखाऊंगा कि आपने मेरी नाक काटी, मैंने भी आपकी नाक काटी। पर जो सियाचिन तो अभी भी अपने पास है और कारगिल की जो हाइट्स हैं वो भी फिर हम लोगों ने लड़ करके, आपको मालूम ही है कि 1999 में क्या हुआ। मतलब कितने साल की प्लानिंग, 84 से लेकर के 1999 तक वो प्लान करता रहा। और उसके बाद और फिर जो एक पूरा जो कश्मीर है उसके बाद पूरा 1989 तो आपने देखा किस तरीके से कश्मीर के अंदर फिर इंसर्जेंसी शुरू हुई, किस तरीके से मुशर्रफ ने तो उस वक्त ज़ियाउल हक जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, जनरल होने के नाते उन्होंने पूरा रेडिकलाइज किया। जो जिहादी कल्चर है वो पाकिस्तान के अंदर लाने की जिम्मेवारी ज़ियाउल हक की थी और जिसको फिर बाद में मुशर्रफ ने आगे किया और अभी भी वो चल रहा है।
कहने का मकसद एक कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें करता आएगा, आगे भी करता रहेगा और अब ज़्यादा करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान और चीन जो है दोनों मिल गए हैं और चीन का भी मकसद है कि भारत जो है वो प्रगति ना करे, एशिया के अंदर टक्कर ना दे पाए उसको। अगर चीन को डर है तो लगता है कोई ऐसा देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है एशिया के अंदर, तो वह है भारत। और इसलिए वो खुद जो कार्रवाई कर रहा है, जो आपने देख रहे हैं पिछले 2 साल से जो ईस्टर्न लद्दाख में हो रहा है और जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी गतियाँ फैला रहा है और जिस तरीके से भारत के अंदर भी अंदरूनी व्यवस्था कभी कभी बिगड़ जाती है लोगों के अलग अलग विचार होने के कारण। ये यहाँ पे एक ही छोटी सी बात बताऊंगा कि जो चीन है एक कम्युनिस्ट नेशन होने के कारण पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो उनकी फौज है वो चीन की फौज नहीं है, वो पार्टी की फौज है। यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी फौज है। और आप समझ सकते हैं कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है तो वो वही मानते हैं, वही करते हैं जो उनको पार्टी कहती है। वो आदेश वहाँ से मिलते हैं और वो पार्टी जो है वो देश चला रही है। इससे पहले चीन में काफ़ी डायनेस्टीज आए, मिंग डायनेस्टीज आए, क्विंग डायनेस्टीज आए, काफ़ी सारी डायनेस्टीज आई। लेकिन चीन का ये मानना है कि चीन को एक दर्जा दिया गया है फ्रॉम हेवन, मतलब क्या उसको कहते हैं जी, एक तरीके से उसको एक मतलब अपने आप में चीन समझता है कि उसको हुक्म है कि वो मिडिल किंगडम है और उसको हेवन से हुक्म मिलते हैं कि वो ही देश चलाएगा। तो जितनी डायनेस्टीज आई, अब कम्युनिस्ट पार्टी आई, चाहे भगवान में विश्वास नहीं रखते, ये एथीस्ट है, भगवान में कोई विश्वास नहीं रखते, लेकिन उनका एक इस पर विश्वास रखते हैं कि ऊपर से आदेश है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चीन के ऊपर अपना दबदबा चलाएगी और वो चला रहे हैं। और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की अपना फाइटिंग आर्म है। पाकिस्तान जो है हर हमेशा जो पाकिस्तान की फौज है उसके लिए पूरा देश है, एक ही ऐसी आर्मी है जो पूरा देश उसका है। पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति आप देख रहे हैं कितनी खराब है, लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है वो 20 अरब डॉलर का बिजनेस करती है हर साल, 20 अरब डॉलर। और अपने फौज के ऊपर पाकिस्तान के लोगों से पैसे उठा करके जो टैक्स पेयर मनी होते हैं 10 बिलियन डॉलर खर्च करती है अपने ऊपर। यानी कि पाकिस्तान के पास 20 अरब डॉलर हैं पाकिस्तान आर्मी के पास, जो अपने ISI के द्वारा वो इस्तेमाल करते हैं इस तरह की गतिविधियां भारत के अंदर फैलाने के लिए और विश्व भर में अपना नाम कमाने के लिए, अपना एजुकेशन करने के लिए। तो ये ऐसे 2 देश, ऐसे पड़ोसी भारत को मिले हैं। भारत का बदनसीब समझिए कि एक भारत जो एक तरीके से लोकतंत्र है, जहाँ पे मैं कुछ भी बोलता हूँ क्योंकि मुझे आज़ादी है, हम लोग में से सब कुछ भी बोल देते हैं, आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द कैसे पड़ोसी हैं। अगर अभी जैसे हम लोगों ने देखा जब अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई तो हमने देखा कि किस तरीके से युवाओं ने बसें चला दी, ट्रेन चला दी है। ये चाहे आप किसी तरीके से उससे अनबन हो, चाहे आप लोगों के अपने आशंकाएं हो, शंकाएं हो कि ये पता नहीं क्या है, क्यों ऐसे हुआ है, लेकिन अगर आप इस तरह का जलाने या कोई भी हम लोग करते हैं, ये जो 2 देश हैं, मैं बार बार आप लोग बता रहा हूँ, ये जो 2 देश हैं ये देख रहे हैं, उनका मकसद अलग है, हमारा मकसद अलग है। मेरे को चाहिए नौकरी और मुझे चाहिए पेंशन, मुझे 2 चीज़ें चाहिए, नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए, वो मेरा मकसद है। लेकिन वो जो 2 देश हैं वो अनबन बनाने की कोशिश करते हैं देश के अंदर। और हमारे जो भी युवा है, या युवा भी नहीं है, बड़े लोग हैं या अलग सोच के विचार के लोग हैं, उन्हें भी नहीं मालूम है। उन्हें लगता है अभी तक हुआ, अभी क्यों नहीं मेरे को मिल रहा, मेरे पिताजी को मिलता था, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये ऐसे कैसे हो गया, ये सरकार पागल है, ये ऐसे कुछ नहीं, कोई पागल है। कोई भी सरकार पार्टी नहीं, सरकार, कोई भी सरकार कभी भी देश के बरखिलाफ काम नहीं कर सकती, कोई भी। ये मैं 40 साल सरकार के अंदर रहा और जब भी हमसे बताया गया, पूछा गया, कोई भी हमने, कोई भी किसी भी सरकार हो कभी भी देश के बरखिलाफ काम नहीं करेगी। ये सबसे बड़ी बात, और ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो शक की तो कोई दवा नहीं है।
मेरा सर दर्द हो गया तो सैरिडोन खा लूंगा, वो बुखार हो गया तो पैरासिटामोल ले लूंगा। और शक की कौन सी दवा है? कोई शक की दवा नहीं। जहाँ शक हो गया तो फिर शक ही रहेगा। आप उस शक को मिटाना बहुत मुश्किल है। तो शक नहीं रखना है। हर हमेशा जब भी सोसाइटी में रहते हैं, आपके प्रोफेसर हैं जो बता रहे हैं, आपको ज्ञान तब आएगा जब आपको विश्वास है उसके ऊपर कि ये जो मुझे पढ़ा रहा है ये वाकई पढ़ा रहा है, और घर में जाकर के मैं अपना रिविजन या होमवर्क करूंगा तो इससे मुझे और ज्ञान होगा, और फिर मैं अगले दिन क्लास में जाऊंगा तो कोई सवाल पूछ सकूँ। अगर विश्वास नहीं है, लगता है प्रोफेसर आता है जाता है ऐसे पास करता है टाइम और हमारे को भी बर्बाद करता है, फिर कोई फायदा नहीं, ना सीखने वाले को ना सिखाने वाले को। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों से कहूँगा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि कईयों के दिल में कोई ऐसे शक सवाल तो किसी के भी बारे में आप पूछ फ्री